Hello students, how are you? I am Reena and today I am going to discuss with you chapter number 2 is matter around us pure from science NCERT book and today our topic is the what is the solution। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था बेटा कि प्योर क्या होता है। मैटर हमें पता है कि क्या होता है कि इसके अंदर जिस जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ ना कुछ मास हो, उसको हम क्या बोलते थे, उसको हम मैटर बोलते थे। मैटर की 3 स्टेट होती थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके बाद हमने देखा कि प्योर का मतलब क्या होता है। प्योर का साइंटिफिक वे से हम प्योर उस सब्सटेंस को कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ से मिलके बने हुए हैं, यानी कि उसके अंदर जो पार्टिकल की कंपोजिशन है वो वन टाइप ऑफ पार्टिकल हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर बोलते हैं। इसके बाद हमने देखा कि मिक्सचर क्या होते हैं। मिक्सचर हमारे क्या होते हैं जो एक या दो से अधिक प्योर किसी भी प्योर पार्टिकल्स की कंपोजिशन से बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं, एक तो होमोजीनियस और दूसरा हमारा कौन सा था भाई, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं बेटा, इसके अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है पार्टिकल्स के बीच में। हेट्रोजीनियस के अंदर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। इसके अंदर होमोजीनियस यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि जब पार्टिकल्स उसके अंदर किसी लिक्विड के अंदर जब हम डिज़ोल्व करते हैं तो वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं, हमें वो पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते। ठीक है, चाहे और दूसरा क्या है कि उसके बीच में चाहे हम कहीं से भी उसको टेस्ट करें, उस जैसे हमने शुगर सॉल्यूशन लिया है इसका एग्जांपल, तो शुगर सॉल्यूशन के क्या होता है कि चाहे हम उसको थोड़ा सा टेस्ट करें या फिर उसको हाफ ऑफ करके 3-4 टेस्ट ट्यूब में ले लें और उनको तब टेस्ट करें, तो उनका जो टेस्ट होगा वो इक्वल होगा भी, यानी कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी कंपोजिशन जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। लेकिन हेट्रोजीनियस में ऐसा कुछ नहीं होता है। हेट्रोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब जैसे वाटर और ऑयल का ले लिया हमने, जब वाटर के अंदर ऑयल को हम स्टीर करते हैं तो वो ऐसा लगता है, हमें शो होता है कि जैसे वो ऑयल वाटर के अंदर मिक्स हो गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसकी एक ऑयल के वाटर के सरफेस के ऊपर एक अलग लेयर बन जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन भी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं व्हाट इज ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन क्या है हमारा, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन हमारा 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर है तो सीधी सी बात है कि उसके अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन भी होगी। तो कहता है यू सम अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ। कहता है कि आपने देखा होगा अपनी डेली लाइफ के अंदर कि हम बहुत सारे सॉल्यूशंस का यूज़ करते हैं, जैसे लेमनोइड हो गया भी, जैसे नींबू पानी हो गया, सोडा वाटर हो गया, एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। देखो बेटा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन का आप यहाँ अच्छे से समझ जाओगे कि जो नींबू पानी होता है उसको चाहे हम कितना भी हमने डाल लिया, अभी 5 ml डाल लिया, ठीक है, हमने 150 ml का सॉल्यूशन बनाया है और उसको हमने किस में 10 ट्यूब्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 5 ml के अंदर। तो चाहे हम फर्स्ट टेस्ट ट्यूब को चेक करें, टेस्ट करके देखें, तो उसमें हमें 2 चीज़ों का जो वो होगी टेस्ट होगा वो आएगा भी, जैसे नींबू का और वाटर का। लेकिन अगर उसको हम 10 जो हमारे 10 नंबर 10 पे जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर भी देखेंगे, टेस्ट करके देखेंगे, तो भी हमें नींबू का और पानी का टेस्ट आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि शुगर मतलब हमारा लेमन और जो वाटर है उनकी इक्वल अमाउंट में जो कंपोजिशन है पार्टिकल्स की वो प्रेजेंट है भी। तो कहता है यूजुअली वी थिंक ए सॉल्यूशन एज ए लिक्विड दैट कंटेन्स आइदर ए सॉलिड लिक्विड और ए गैस डिजोल्व इन इट। कहता है कि ये सारे के सारे एग्जाम्पल हमारे सॉल्यूशन के हैं। तो आपने देखा होगा, आपने सोचा कि ये सॉल्यूशन जो होता है वो एक लिक्विड के अंदर हम उसके एक लिक्विड के अंदर एक सॉलिड को डिजोल्व कर सकते हैं, लिक्विड को भी डिजोल्व कर सकते हैं और गैस के अंदर भी डिजोल्व कर सकते हैं। यानी कि लिक्विड और सॉलिड लेंगे तो क्या होगा अभी, जैसे हमने शुगर और वाटर ले लिया, लिक्विड का लेंगे तो जैसे हमने लेमन और वाटर ले लिया,
गैस के अंदर लेंगे तो क्या होगा भी, जैसे हमारा सोडा वाटर है, जैसे हम ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोका कोला हो गई या लिम्का हो गई, तो जैसे ही हम उसका ढक्कन को ओपन करते हैं तो क्या होता है, एक गैस सर की आवाज़ से क्या होती है, एक गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो वो क्या है, जो कोल्ड ड्रिंक होती है हमारी, उसके अंदर लिक्विड और प्लस गैस का इन्वॉल्वमेंट होता है भी। तो बट इफ वी कैन आल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन, कहता है कि परंतु जो हम सॉलिड लेते हैं सॉल्यूशन, उसके अंदर अलॉय होती है, यानी कि सॉलिड का जो सॉल्यूशन होता है वह अलॉय का होता है, अलॉय के अंदर होता है। जैसे हमने भी ब्रास बनाया तो ब्रास के अंदर हमने जिंक और कॉपर का मिक्सचर ले लेंगे, जिंक भी हमारा सॉलिड है और कॉपर भी हमारा सॉलिड है, तो ये धातुओं के अंदर भाई क्या होता है, मिक्स किया जाता है सॉलिड के अंदर, तो ये भी क्या है, एक हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है। तो गैसियस सॉल्यूशन जैसे एयर के अंदर भी हमारी ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और अन्य गैसें भी होती हैं, लेकिन वे एक फिक्स्ड कंपोजिशन के अंदर होती हैं। जैसे हमारी एयर के अंदर ऑक्सीजन 21% होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी और अन्य गैसें 1% के अंदर होती हैं, और नाइट्रोजन हमारी कितनी होती है, 78% होती है। तो क्या है, चाहे हम यहाँ सांस ले रहे हैं अभी, चाहे हम 15 मील के दूर सांस ले रहे हैं, यानी कि ब्रीथ कर रहे हैं, तो ये जो एयर के अंदर कंपोजिशन है ये क्या होगी बेटा, सेम होगी। तो इसलिए क्या है कि गैसेस का सॉल्यूशन भी होता है भी, वो भी हमारा क्या होगा, होमोजीनियस होगा। इन ए सॉल्यूशन देयर इज ए होमोजेनिटी एट द पार्टिकल्स लेवल, यानी कि होमोजेनिटी सॉल्यूशन के अंदर उनके पार्टिकल्स के ऊपर लेवल के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल लेमन टेस्ट द सेम थ्रू आउट, कहता है कि लेमन का जो नींबू पानी है उसके सॉल्यूशन को हम कहीं से भी चेक करें, थ्रू आउट यानी कि कहीं से भी चेक करें, हमें नींबू और पानी का टेस्ट फील होगा भी। This shows that the particle of sugar and salt are evenly distributed in the solution। इसी तरह हमारे क्या होते हैं भाई, शुगर और साल्ट के पार्टिकल्स भी पानी के अंदर इवनली यानी कि कम्प्लीटली डिजोल्व होते हैं भी, कम्प्लीटली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पानी के अंदर। अब अलॉयज के बारे में देख लेते हैं भी। हमने पढ़ा था ना कि सॉलिड भी एक मिक्सचर होता है, होमोजीनियस यानी कि उनकी कंपोजिशन होती है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। तो देखो अलॉय का इन्होंने एक आपको अलग से दिया हुआ है। तो अलॉय क्या होती हैं, धातुएं होती हैं। अलॉयज आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और नॉन मेटल, मेटल और मेटल एंड ए नॉन मेटल एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकली मेथड। कहता है अलॉय का जो मिक्सचर होता है वो दो या दो से अधिक, जो मेटल से मेटल के अंदर भी कंपोजिशन हो सकती है, मेटल की नॉन मेटल के साथ भी कंपोजिशन हो सकती है भी, ठीक है। तो इसके अंदर कहता है कि ये यानी कि मेटल और मेटल मिलके भी हमारे अलॉय बनाएंगे, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल मिलकर भी हमारे अलॉय बनाते हैं। तो क्या होता है, इनके अंदर हम इनको किससे भी फिजिकली वेव से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। फिजिकली मेथड से इसके जो कंपोनेंट होते हैं उसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर, सेपरेट नहीं कर सकते। पर हाँ, जब इनको हम केमिकल मेथड्स के थ्रू इनको सेपरेट कर सकते हैं भी। एन एलोई इज कंसिडर एज ए मिक्सचर। एलोई भी हमारा क्या कंसिडर किया गया है, माना गया है कि वो एक मिक्सचर होता है, बिकॉज इट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। कहता है कि क्योंकि यह भी एक प्रॉपर्टी शो करवाता है कि इसके जो पार्टिकल होते हैं वो कंस्टिट्यूएंट रेशो के अंदर ऐड होते हैं। दूसरा क्या है कि उनकी जो कंपोजिशन है वो हर जगह इक्वल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रास ले लिया, अभी ब्रास एक मिक्सचर होता है जिसके अंदर 30% हमारा जिंक होता है और 70% कॉपर होता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये रोड है, मान लिया हमारी ब्रास का ये कोई बर्तन या कोई रोड लगा लो, तो हमने यहाँ से कट किया तो इसके अंदर ये सिर्फ जिंक है और यहाँ से कट किया तो ये सिर्फ कॉपर है, नहीं। चाहे हम यहाँ से कट करें, चाहे मिडल से कट करें, चाहे फिर कॉर्नर से कट करें, तीनों जगह पे हमें जो पार्टिकल की कंपोजिशन है जिंक और कॉपर की वो इक्वल अमाउंट में मिलेगी। यानी कि यहाँ भी 70% हमारा क्या होगा, कॉपर होगा और 30% हमारा जिंक होगा, ठीक है। इसीलिए इसको होमोजीनियस मिक्सचर बोला गया है। तो कहता है ए सॉल्यूशन हैज़ ए सॉल्वेंट एज ए सोल्यूट इट्स कंपोनेंट। कहता है कि एक सॉल्यूशन होता है उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं हमारे, फर्स्ट होता है सॉल्वेंट और सेकंड कंपोनेंट होता है सोल्यूट।
सोल्यूट क्या होता है बेटा, जो सॉल्यूशन के अंदर लेस अमाउंट के अंदर डिजोल्व होता है या लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो हमारा सोल्यूट कहलाता है, और जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर वो हमारा क्या कहलाता है, सोलवेंट। सोलवेंट मोस्टली हमारे यूनिवर्स में क्या होते हैं, लिक्विड ऐसा यूनिवर्सल सोलवेंट है जिसके अंदर मैक्सिमम जो चीज़ें होती हैं वो डिजोल्व हो जाती हैं भाई। तो कहता है द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन दैट डिजोल्व द अदर कंपोनेंट इन इट, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड सोलवेंट। कहता है कि वो कंपोनेंट जो अपने अंदर दूसरे कंपोनेंट को लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है और अपने अंदर किसी चीज़ को डिसोल्व करने में कैपेबल होता है उसको हम सोलवेंट कहते हैं। बेटा एक छोटी सी डेफिनेशन याद कर लो, सोलवेंट क्या होता है, जो सॉल्यूशन के अंदर लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोलवेंट बोलते हैं, और जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट बोलते हैं। इसके बाद आती हैं हमारे सॉल्यूशन के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे ए सॉल्यूशन, फर्स्ट एग्जांपल है सॉल्यूशन ऑफ ए शुगर इन ए वाटर इज अ सॉलिड इन ए लिक्विड सॉल्यूशन। यानी कि जब हम स्वीट वाटर का एग्जांपल लेके चलें तो स्वीट वाटर क्या एक सॉल्यूशन है हमारा, जिसके अंदर हमें एक सोल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। शुगर कम अमाउंट में डिसॉल्व होता है तो हमारा शुगर क्या हो गया भाई, सोल्यूट हो गया, और वाटर क्या है, लिक्विड है, और ये लार्ज अमाउंट में होता है तो इसलिए हमें वाटर को क्या रिप्रेजेंट कर दिया, सोलवेंट के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल लेके चलें, ए सॉल्यूशन ऑफ ए आयोडीन इन अल्कोहल नोन एज ए टिंचर ऑफ आयोडीन। कहता है कि एक सॉल्यूशन लेके चलें जिसके अंदर हम अल्कोहल के अंदर आयोडीन मिक्स करते हैं, यानी कि वो क्या कहलाता है, टिंचर ऑफ आयोडीन कहलाता है। हैज़ आयोडीन एज ए सोल्यूट, यानी कि आयोडीन कम अमाउंट में डिसोल्व होता है तो आयोडीन हमारा सॉलिड होता है, और कम अमाउंट में डिसोल्व होता है तो ये सोल्यूट हो गया। और अल्कोहल जो लिक्विड अमाउंट में है, लिक्विड स्टेट में है और लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है मिक्सचर के अंदर, तो ये क्या हो गया भाई, सोलवेंट हो गया। टिंचर ऑफ आयोडीन वो होता है बेटा, जैसे आपने कई बार मूवी के अंदर देखा होगा, जब हीरो और विलन फाइट करते हैं तो हीरो को जब चोट लग जाती है तो वो पट्टी बैंडेड किए हुए होता है तो उसके ऊपर रेड रेड कलर का एक मार्क दिखाई देता है आपको, तो वो क्या होती है, टिंचर ऑफ आयोडीन होती है। तो कहता है थर्ड एग्जाम्पल है आपका, एरेटेड ड्रिंक लाइक सोडा, वाटर एटसेट्रा are the gas in a liquid solution. These contains carbon dioxide gas as solute and the water is in a solvent। यानी कि जैसे आप कोका कोला, आप लिम्का ऐसे कोल्ड ड्रिंक लेते हो तो उनके अंदर जो गैस होती है हमारी, जैसे ही हम ढक्कन खोलते हैं सर की आवाज़ से जो गैस बाहर निकलती है वो हमारी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है। देखो एक बार ढक्कन खोला तो हमारी वो एकदम से रिलीज हो जाती है, तो वो क्या होती है, लेस अमाउंट में होती है तो सोल्यूट हो गई, और जो नीचे जो लिक्विड बच जाता है वो हमारा क्या होता है, सोलवेंट होता है। फिर फोर्थ एग्जांपल इसने दिया है सोल्यूट और सोलवेंट को समझाने के लिए एयर का। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस, यानी कि एयर एक मिक्सचर होता है गैस और गैस का गैस के अंदर, यानी कि एयर भी हमारी क्या है, एक गैस है, और उसके अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इनकी प्रेजेंस भी क्या है, वो भी एक गैस है भाई। तो कहता है एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। एयर जो है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है क्योंकि इसके अंदर जो दो मेन कंस्टिट्यूएंट गैसेस होती हैं वो कौन कौन सी हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और इनकी जो कंपोजिशन होती है वो हर जगह सेम होती है, यानी कि जहाँ भी एयर होगी वहाँ ऑक्सीजन 21% मिलेगा आपको और नाइट्रोजन 78% मिलेगा। तो ये भी क्या है, जो 21% है वो तो क्या हमारा सोल्यूट है और 78 हमारा सॉल्वेंट है। तो अदर गैसेज आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी सो नेग्लेक्ट दैट, तो उनको नेग्लेक्ट कर दिया गया है। अब आती है प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टी है, ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है कि सॉल्यूशन क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो सॉल्यूशन क्या है, दो या दो से अधिक 2 and more होमोजीनियस मिक्सचर आर मेड अप ऑफ ए सॉल्यूशन। और इसके एग्जांपल जैसे आप स्वीट वाटर, लेमन वाटर कुछ भी दे सकते हो। फिर इसकी प्रॉपर्टी अगर आपसे पूछी जाए तो प्रॉपर्टी में क्या बताओगे, फर्स्ट आपका क्या है कि जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, और सेकंड क्या, द पार्टिकल ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर इन डायमीटर, यानी कि इतना छोटा पार्टिकल होता है। जैसे कि वाटर में शुगर को हमने डिजोल्व कर दिया
तो वो इतने छोटे पार्टिकल्स में उसके अंदर प्रेजेंट रहता है कि हम उसे नगन आंखों से देख भी नहीं सकते। उसके लिए रिजोल्विंग पावर वाला, हाई रिजोल्विंग पावर वाले माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, क्योंकि उसका डायमीटर जो होता है वो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। तो सोच सकते हो आप कि 1 नैनोमीटर से भी कम है तो वो हमें माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या है भैया हमारा, बहुत छोटा पार्टिकल इसका साइज है, तो वो जो है बीम ऑफ लाइट को जब हम उसके अंदर से पास आउट करेंगे सॉल्यूशन के अंदर से, तो वो स्कैटर नहीं कर पाएगी। सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन ए सॉल्यूशन, तो हमें सॉल्यूशन के अंदर उसका रास्ता नहीं मिलेगा। रास्ता नहीं मिलेगा। बीम ऑफ स्कैटरिंग का मतलब होता है बेटा, आप आगे इसी में पढ़ोगे कि टिंडल इफेक्ट होता है। वो टिंडल इफेक्ट क्या शो करता है, जैसे ही लाइट उसके अंदर से पास की तो उसकी लाइट के अंदर हमें उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। वो पार्टिकल्स क्यों दिखाई देते हैं, जैसे क्योंकि वो क्या करते हैं, उसको लाइट को, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं, तो उसकी वजह से हमें वहाँ पे रास्ता दिखाई देता है। जैसे हम घर में भी देखते हैं बेटा, अगर हमने लाइट बंद ऑफ कर दी तो क्या होगा, हमें अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखेगा, जबकि हमारी आंखें होती हैं। ठीक है, जब हम उसको लाइट को ऑन करते हैं तो क्या होता है, जो रोशनी होती है, जो लाइट होती है, वो उन चीज़ों के ऊपर, जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो मैटर होते हैं, उनके ऊपर, जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके ऊपर लाइट गिरती है। गिरने के बाद वो स्कैटर हो जाती है। स्कैटर होने की वजह से हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिससे हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो इसी तरह कहता है, जब बीम ऑफ लाइट, उसके पार्टिकल्स का साइज बहुत ही छोटा होता है सॉल्यूशन के अंदर, तो वो उसको बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उसके सॉल्यूशन के अंदर हमें वो दिखाई नहीं देते, जो उनका रास्ता है वो पाथ नहीं दिखाई देता। फिर कहता है फोर्थ पॉइंट इज द सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। यानी कि हमें पता है बेटा, हमने देख लिया ऊपर कि उनका जो पार्टिकल का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। तो क्या होता है कि वो पार्टिकल्स कम्प्लीटली डिजोल्व ही हो गए मानते हैं हम। तो क्या है, जब उसको फिल्टर करते हैं तो उसके ऊपर, फिल्टर पेपर के ऊपर उसका कोई रेजिड्यू नहीं बचता हमारा। तो कहता है द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड दैट इट इज ए सॉल्यूशन इज स्टेबल। कहता है कि चाहे हम उस सॉल्यूशन को, यानी कि शुगर और वाटर के सॉल्यूशन को, चाहे हम 1 घंटे रखें, पूरा 1 दिन रखें, कितने ही टाइम तक रखें, लेकिन उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बॉटम में सेटल नहीं होते, नहीं जमते, क्योंकि वो कम्प्लीटली मिक्स हो चुके हैं, तो वे सेटल नहीं होंगे। और उसको जब हम छेड़ते नहीं, उसको हम कुछ भी नहीं करते, बस एज इट इज़ रखा है, या फिर हम उसको हिला भी दें तो भी क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन स्टेबल ही रहेगा, यानी कि मिक्स ही रहेगा, उसके अंदर पार्टिकल सेटल नहीं होंगे। यहाँ हमारा सॉल्यूशन का खत्म होता है बेटा टॉपिक। सॉल्यूशन क्या है आपको पता चल गया, सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या मिक्स होते हैं, सोल्यूट और सोलवेंट मिक्स होते हैं, फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी आपने देख ली। अब आता है हमारा टॉपिक कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन के अंदर कितनी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन से मतलब होता है कितनी % उसके अंदर डिजोल्व है, इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे भाई। तो कहता है इन एक्टिविटी 2.2 वी ऑब्जर्व दैट ए ग्रुप ऑफ ए एंड बी ऑब्टेन डिफरेंट शेड्स ऑफ सॉल्यूशन, सो वी अंडरस्टैंड दैट इन ए सॉल्यूशन ऑफ रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द सोल्यूट एंड सोलवेंट कैन बी वेरिड। कहता है कि आपने एक्टिविटी 2.2 पढ़ी थी भाई, जिसके अंदर आपने क्या पढ़ा था कि जो ग्रुप ए और बी है उनके अंदर डिफरेंट शेड्स ऑफ सॉल्यूशन है हमें मिलते हैं, लेकिन जो सॉल्यूशन है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है भाई, कि उनके अंदर क्या होता है, जो सोल्यूट और सोलवेंट की जो प्रोपोर्शन होता है वो वेरी करता है, अलग होता है। कैसे अलग होता है बेटा, जैसे कि हमने ए ग्रुप के बच्चों को कितना दिया था, 1 स्पून ऑफ कॉपर दिया था, कॉपर। तो क्या करते हैं, उन्होंने उसको वाटर के अंदर डिजोल्व किया। दूसरों को हमने क्या दिया था, ग्रुप बी वाले स्टूडेंट्स को हमने क्या दिया था, 2 स्पून दिया था कॉपर सल्फेट, यानी कि फर्स्ट ग्रुप वाले को 1 चम्मच दिया, सेकंड ग्रुप वाले को 2 चम्मच दिया था। तो उनकी जो कलर के अंदर इंटेंसिटी होती है, सॉल्यूशन के अंदर उनके कलर की इंटेंसिटी होती है, उसके अंदर चेंज आता है, एक थोड़ा सा लाइट होता है, एक थोड़ा सा डार्क हो जाता है। तो कहता है डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कि सोल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करती है उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन।
इट इज़ कॉल्ड एज ए डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड और ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की जो अमाउंट होती है वो डिफाइन करती है कि वो सॉल्यूशन डाइल्यूट है या फिर कंसनट्रेटेड है या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो। अगर हमने कम अमाउंट के अंदर, यानी कि जैसे 1 स्पून हमने क्या किया था भाई, कॉपर सल्फेट लिया था CuSO4, ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो गया भाई, ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया, कम अमाउंट में डिसोल्व है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। 2 टेबल स्पून हमने क्या किया भाई, कॉपर सल्फेट ले लिया, ठीक है, तो ये इसकी जो क्वांटिटी है वो तो डाइल्यूट से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो वो क्या हो गया भाई, हमारा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वे होते हैं जिसके अंदर हम सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट को डिसोल्व करते रहते हैं, हिलाते रहते हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब हमारा सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिसोल्व होना बंद कर देता है, ठीक है, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड पॉइंट या सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं उस टाइम पे हम। तो कहता है डाइल्यूट एंड कंसंट्रेशन आर कंपैरेटिवली टर्म्स, ये डाइल्यूट और कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेटेड जो सॉल्यूशन होते हैं ये क्या होते हैं, एक दूसरे के कंपैरेटिव होते हैं। जैसे एक्टिविटी 2.2 में देखा आपने कि ग्रुप ए ने 1 चम्मच लिया था तो उसको डाइल्यूट बोल दिया गया, और ग्रुप 2 बी ने क्या किया था, 2 टेबल स्पून लिया था कॉपर सल्फेट का, तो उसको हमने क्या बोल दिया, कंसंट्रेटेड बोल दिया। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक्टिविटी 2.3 करते हैं भाई। कहता है टेक अप्रोक्सीमेट 50 ml ऑफ वाटर ईच इन 2 सेपरेट बीकर। हमें क्या करना है कि हमने 2 बीकर लिए हैं, उनके अंदर 50-50 ml क्या लिया है, वाटर लिया है, H2O लिया है। उसके अंदर हमें क्या करना है, ऐड सॉल्ट इन ए बीकर एंड ए शुगर और बेरियम क्लोराइड इन द सेकेंड बीकर विद कंटिन्यूअस स्टीयरिंग। कहता है कि आप एक बीकर के अंदर सॉल्ट डिजोल्व करो, नमक, और दूसरे के अंदर शुगर या फिर बेरियम क्लोराइड। देखो लॉकडाउन चल रहा है, बेरियम क्लोराइड तो मिलेगा नहीं स्कूल में, लेबोरेटरी में तो आप जा नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, शुगर ले लो भाई, एक में हमने सॉल्ट डिजोल्व किया, एक में शुगर डिजोल्व कर देते हैं सेकंड बीकर के अंदर, और उसको लगातार घुमाते रहना, स्टीर करते रहना है। व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व, और लगातार उसके अंदर सोल्यूट डिजोल्व करते रहना है। मान लिया कि हमने फर्स्ट बीकर के अंदर कितना भी 5 चम्मच किसकी ले ली, सॉल्ट की, डिजोल्व हो गई हैं, ठीक है। दूसरे जो बीकर है उसके अंदर हमारी 8 चम्मच किसकी, शुगर की, डिजोल्व हो गई हैं। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि 8 चम्मच के बाद जब हम 9 जो स्पून डालते हैं सॉल्वेंट के अंदर, यानी कि 50 ml वाटर के अंदर, तो वो जो हमारी शुगर है वो डिजोल्व होना बंद कर देती है। तो कहता है जब उसके अंदर सोल्यूट डिजोल्व नहीं होता तो आप क्या करो, उस कंटेंट द बीकर टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस। तो फिर आपने क्या करना है, जैसे इस सॉल्यूशन को आप 5 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर और इंक्रीज कर दीजिए। मान लीजिए रूम टेम्परेचर आपका 35 डिग्री सेल्सियस है, तो आप उसको हीट कर दीजिए, जिसकी वजह से क्या उसका टेम्परेचर 40 डिग्री हो जाए। 40 डिग्री हो जाएगा तो आप देखोगे कि जो सोल्यूट है, ये शुगर की जो 9वीं चम्मच आपने डाली थी वो डिजोल्व होना दोबारा से शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से हमें क्या पता चलता है, इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि सोल्यूट के डिजोल्व होने की जो प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड करती है, वो हमारे टेम्परेचर पे वेरी करती है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा भी, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बनता जाएगा और वो और सोल्यूट को डिजोल्व करने में कैपेबल हो जाएगा। तो सोल्यूट के डिजोल्व होने की कैपेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, उसके टेम्परेचर के ऊपर। फिर कहता है द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिजोल्व इन वाटर एट ए गिवन टेम्परेचर द सेम। क्या कहता है कि क्या ये सही है कि जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट है और शुगर की जो हमने लिया है उसको जो हम वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं गिवन टेम्परेचर के ऊपर, तो क्या सेम है? नहीं भी, सोल्यूट मान लिया हमने कि जो साल्ट है हमारा वो 5 चम्मच डिजोल्व हुआ है और शुगर हमारा 8 चम्मच डिजोल्व हुआ है, तो क्या हो गया, सेम तो नहीं हुई। तो उनके जो सोल्यूट की नेचर पे डिपेंड करती है। तो कहता है एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर ए सॉल्यूशन दैट हैज डिजोल्व एज मच सोल्यूट एज इट इज़ कैपेबल ऑफ डिजोल्विंग। कहता है कि पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट के डिजोल्व होने की जो कैपेबिलिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature. At a given temperature is very important to write. आपको given temperature लिखना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि टेम्परेचर क्या वेरी करता है, सोल्यूट के डिजोल्व होने की कैपेबिलिटी को वेरी करता है। तो आप बताओगे, दूसरे शब्दों में क्या कहोगे कि एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर किसी सॉल्यूशन के अंदर जब सोल्यूट डिजोल्व होना बंद कर देता है, उस पॉइंट को हम, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एज दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सोल्युबिलिटी। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट जितनी प्रेजेंट होती है उसको हम उसकी सोल्युबिलिटी कहते हैं। यानी कि उस टेम्परेचर पे वो सोल्यूट उस सॉल्यूशन के अंदर इतना ही डिजोल्व हो सकता है और इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो वो क्या होगी भाई, अमाउंट जो सोल्यूट की है, सोल्यूट की अमाउंट डिजोल्व होने की, वो क्या कहलाती है, उसकी सोल्युबिलिटी कहलाती है। फिर कहता है इफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन्ड इन ए सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेटेड लेवल, इट इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यदि हम अमाउंट किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट की अमाउंट है सैचुरेटेड लेवल से कम रखते हैं तो वो क्या कहलाता है, अनसैचुरेटेड कहलाता है। ये बात तो सही है भाई, अगर उसकी कंप्लीट डिजोल्व होने की जितनी कैपेबिलिटी है उतना ही हम डिजोल्व कर देंगे तो वो सैचुरेटेड पॉइंट पे पहुंच जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर हम उस लेवल से, सैचुरेटेड लेवल से कम रखते हैं सोल्यूट की अमाउंट को, तो वो क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा भाई। यानी कि मुझे भूख है, फॉर एग्जांपल मान लिया कि मुझे भूख है 6 रोटी की, अगर मेरे को 6 रोटी मिल जाती हैं तो मैं सेटिस्फाई हो जाती हूँ, मैं 7वीं खा नहीं पाती। तो 6 रोटी जो मेरे को मिली हैं तो वो क्या है, मेरा सैचुरेटेड जो पॉइंट आ जाता है, सैचुरेशन लेवल आ जाता है। लेकिन अगर मुझे कोई, मेरी मम्मी लगा लो, मेरे को 4 रोटी देती है तो वो क्या है, मेरा अनसैचुरेटेड लेवल है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड लेवल को हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। इससे अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा शायद। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, व्हाट वुड हैपन इफ़ यू वर टू टेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए सर्टेन टेम्परेचर एंड ए कूल इट स्लोली। कहता है कि जब हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसी टेम्परेचर के ऊपर है और उसको जब हम ठंडा करते हैं तो क्या होता है, वी कैन इन्फ्रा फ्रॉम द अबव एक्टिविटी दैट डिफरेंट सब्सटेंस इन ए गिवन सोलवेंट हैव डिफरेंट सोल्युबिलिटी एट द सेम टेम्परेचर। तो क्या होता है, जब हम किसी टेम्परेचर के ऊपर यानी कि हमने हीट किया, उसको डिज़ोल्व कर दिया उसकी मैक्सिमम अमाउंट को, लेकिन जब हम जैसे ही हम उसका टेम्परेचर कम कर देते हैं, उसको कूल कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, तो क्या होता है, उसके अंदर उसके क्रिस्टल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि उसकी अलग से जो पार्टिकल्स हैं वो हमें दिखाई देने लग जाते हैं, वो नीचे बॉटम के में क्या हो जाते हैं, सेटल्ड हो जाते हैं। तो कहता है कि हमने जो ऊपर एक्टिविटी पढ़ी थी, डिफरेंट सब्सटेंसेस की सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होने की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, यानी कि सोल्युबिलिटी अलग अलग होती है किसी सेम टेम्परेचर के ऊपर। तो कहता है कि जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की अमाउंट होती है वो मास और वॉल्यूम के अंदर सोल्यूट जो है हमारा प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर। यानी कि जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है उसके अंदर जो अमाउंट सोल्यूट की अमाउंट प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि इसके अंदर हम 3 तरीके से समझ सकते हैं। देयर आर द वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को वेरी करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके हैं भी। बट हियर वी विल लर्न ओनली 3 मेथड्स। लेकिन हम यहाँ पे 9th क्लास में 2nd चैप्टर के अंदर हम सिर्फ 3 मेथड पढ़ेंगे जिनके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं भाई, किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। और कंसंट्रेशन हमारी किसके अंदर होती है, परसेंटेज के अंदर होती है। तो फर्स्ट मेथड क्या है भाई, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। यानी कि हमने सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट भी मास के अंदर लिया है और सोलवेंट भी मास के अंदर लिया है, तो हम उसकी निकालते हैं। जैसे मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि जैसे हमने चीनी ली है 50 ग्राम, तो सॉल्यूशन हमारा मान लो 50 और हमने क्या लिया भाई, सोलवेंट लिया है 50 ml और सोल्यूट हमारा 5 ml है और सोलवेंट हमारा 50 ml है। तो 50 + 5 कितने बन गए, 55। तो हमारा सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया भाई, 55। तो 5/55 × 100। देखो एक एग्जांपल से करते हैं। जैसे शुगर हमने ले ली भाई, स्वीट वाटर लिया, शुगर हमने ले ली 5 ग्राम। और जो वाटर की कंसंट्रेशन है यानी कि सोलवेंट हमारा क्या है, वाटर है। वाटर की कंसंट्रेशन हमारी कितनी है भाई, मान लिया 10 ग्राम ही लगा के चलो, 10 ग्राम 15 ग्राम लगाओ, 15 ग्राम है।
तो हमारे सॉल्यूशन की जो मास बनेगा वो कितना हो जाएगा 5 + 15, सॉरी। तो क्या है बेटा, हमने सोल्यूट ले लिया हमारा कितना 5 ग्राम, यानी कि शुगर हमारी कितनी है 5 ग्राम, सोलवेंट यानी कि वाटर हमारा कितना है 15 ग्राम। तो सॉल्यूशन हमारा कितना हो जाएगा 5 + 15 = 20 ग्राम। तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, सोल्यूट हमारा कितना है 5 ग्राम, 5 अपॉन में सॉल्यूशन कितना है हमारा 20 ग्राम, और कंसंट्रेशन हमारी किस में होती है परसेंटेज में, तो हम क्या कर रहे हैं 100 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, तो 5 × 5 = 25%। तो हमारे जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की वो क्या आ जाती है, जो कंसंट्रेशन है हमारी सॉल्यूशन की वो कितनी आ जाती है बेटा 25%। इसी तरह हमारा सेकंड है मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि हमने जो सोल्यूट है वो ग्राम में ले लिया और सॉल्वेंट क्या ले लिया अभी हमने वॉल्यूम के अंदर ले लिया। तो हमारा सॉल्यूशन वॉल्यूम के अंदर ले लिया, तो इसमें फॉर्मूले के अंदर पुट कर सकते हैं हमारा मास बाय ना, मतलब जितना सोल्यूट है सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो हमारा क्या आ जाएगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगी, कंसंट्रेशन आ जाएगी हमारे सॉल्यूशन की। थर्ड हमारा क्या आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सब्सटेंस, यानी कि हमने क्या लिया अभी सोल्यूट भी लिक्विड ले लिया और सॉल्यूशन तो लिक्विड है ही, तो इनटू में क्या किया 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा आ जाएगा परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। जैसे इसके अंदर बताया गया है, एक एग्जांपल समझाया गया है आपको कि क्या है इसके अंदर, जो हमने 40 ग्राम तो क्या लिया है कॉमन साल्ट और 325 ग्राम हमने क्या ले लिया वाटर, यानी कि हमारा सोल्यूट कितना है 40 ग्राम, सोलवेंट कितना है 320 ग्राम, ठीक है। तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा भी हमारा 40 + 320 कितना हो गया, ये हमारा 360 हो गया, 360 ग्राम हो गया सॉल्यूशन हमारा। तो अब हमें किस फॉर्मूले में पुट करना होगा भाई, जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला था मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, उसके अंदर जब हम पुट करते हैं तो क्या आ जाता है हमारा परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जब हमने इसको पुट किया 40/360 × 100 हमारा आ गया 11.1%। ये क्या है हमारा परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हमारी सॉल्यूशन की। इसके बाद आता है व्हाट इज सस्पेंशन, सस्पेंशन क्या है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे भी। सस्पेंशन क्या होता है बेटा, इसके अंदर जब हम पार्टिकल्स के लाइट बीम ऑफ लाइट को क्या करते हैं डालते हैं, तो इसके अंदर से वो हमें रास्ता दिखाई देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं सस्पेंशन बोलते हैं। इसके अंदर नॉन होमोजीनियस जो मिक्सचर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इसका जो मीडियम होता है वो ट्रांसल्यूसेंट होता है, ठीक है। थैंक यू, इसको हम डीपली कल पढ़ेंगे। थैंक यू।